नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज में हूं मनीषा गुप्ता और गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। और ऑल टाइम हाइज एक और दिन हमने यहां पर सोने में बनते हुए देखे हैं, जहां पर $2300 प्रति आउंस के लेवल्स अब निकल चुके हैं और भारतीय बाजारों में 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पे कारोबार है। और इसमें अभी तो टैक्स और मेकिंग चार्जेस लगाए भी नहीं गए हैं, तो अगर आप ऑन ग्राउंड यहां पर सोने में कुछ खरीदने जा रहे हैं तो प्राइसेस उससे भी ज्यादा हैं। साथ ही अगर चांदी की बात करें तो ऑल टाइम हाइज पर भारतीय बाजारों में यहां पर भी कारोबार है, तो सोने और चांदी की जो तेजी है वो अभी भी यहां पर नॉन स्टॉप जारी है। साथ ही बात करेंगे आज कच्चे तेल की, जहां पर 90 से बहुत दूर प्राइसेस नहीं है। यहां पर भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जिनका सपोर्ट हमने मार्केट में आता हुआ देखा है, उसका भी एनालिसिस करेंगे। और साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स की। ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम 13 महीने के हाइज पर कारोबार कर रहे हैं, जिंक मल्टी मंथ हाइज पर है, टिन और निकल में भी हमने यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है। तो अगर आप आयरन ओर और स्टील एक साइड पर छोड़ दें तो वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ बेसिस में सारे मेटल्स में भी यहाँ पर अच्छी खासी तेजी। तो कमोडिटी मार्केट्स एब्सोल्युटली ऑन फायर। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता और मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ। साथ ही जुड़ेंगे प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी। लेकिन शुरुआत सोने के साथ ही होगी क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी तेजी। सुरेंद्र जी, बढ़त यहाँ पर जारी है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो बाजार में एज ऑफ नाउ देखने को मिली है कि एमसीएक्स में स्पेशली जो अप्रैल वायदा है जो एक्सपायर होता है वो ऑन द हायर साइड है और जून का वायदा हल्का सा नीचे कारोबार कर रहा है 70,000 के नीचे। तो क्या ये सोच के चलें कि अब जो ये थोड़ा सा बैकवर्डेशन यहाँ पर बना है ये कुछ इंडिकेटिव है? नहीं मनीषा जी, देखिए मुझे तो लगता नहीं है। उसका जो मेन रीजन है, मुझे अभी भी ये रैली बरकरार लगती हुई नजर आती है। उसका जो मुख्य कारण है, हमने पिछले 3-4 दिनों में देखा कि डॉलर इंडेक्स वापस 105 के करीबन पहुंच रहा था और बॉन्ड यील्ड भी 4.3 के ऊपर चला गया था, लेकिन उसके बावजूद गोल्ड में कोई रैली गोल्ड की थमी नहीं। और वो रैली लगातार हम $2150 से लगा के हम आज $2300 के आसपास तक देख रहे हैं। और जिस तरह से ये सेंट्रल बैंकों की बाइंग हो रही है और जो गोल्ड में इंटरेस्ट लगातार बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यूएस में जो अगले इलेक्शन होने वाले हैं उसको देख के ये जो 36 ट्रिलियन का जो बबल है, डेट का जो बबल है, उसको देखकर मुझे लगता है कि कहीं कोई नया नया पॉलिटिकल लीडर यदि यूएस में आया और ये बबल बर्स्ट हुआ, तो उसके मद्देनजर मुझे लगता है कि चाइना, रशिया जैसी कंट्री और दूसरे तमाम देश गोल्ड को एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं और यही रीजन है कि गोल्ड में ये बुल रन जारी है। मुझे अब भी लगता है कि ये बुल रन कंटिन्यू रहेगा। ऑफ कोर्स 2 दिन चाइना में हॉलिडे हैं, वहां पर कोई फेस्टिवल की वजह से, तो वो हॉलिडे के बाद ये रैली वापस शुरू होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो सुरेंद्र जी, आपको क्या लगता है ये रैली कहाँ तक जा रही है? क्योंकि इनिशियली हम बात कर रहे थे 2300, 2320, 2340 तक भी काफी एक्सपर्ट्स ने बोला कि यहाँ पर आके एक बार सोना कुछ रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है कि एक $2352 एक अच्छा खासा स्पॉट मार्केट में, स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब फ्यूचर में लगभग 2370-72 के आसपास एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है। लेकिन यदि ये रेजिस्टेंस को भी तोड़ता है तो हमें शायद $2400-2450 तक सोना नजर आ सकता है। मैं अब भी कहता हूं, अभी भी एक पैनिक रन बाकी है और वो पैनिक रन शायद एक ही दिन में $70-75 तक तेजी करेगा और सबकी जो शॉर्ट पोजीशन है, जो अब भी खड़े हुए हैं, उनकी कट। ऑल राइट। तो शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर लगातार कटती जा रही हैं, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं और उसका भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रनअप हमने सोने में यहाँ पर आता हुआ देखा है। चिराग, आपसे भी एक व्यू लेना चाहेंगे क्योंकि जो बाइंग है वो इन नंबर्स अभी दिखनी यहाँ पर बाकी है। माना यही जा रहा है कि शॉर्ट कवरिंग है, ग्लोबल सेंट्रल बैंक बाइंग है, इंस्टीट्यूशन बाइंग है, फंड्स की तरफ से हमने खरीदारी है, ईटीएफ्स में भी कुछ होल्डिंग्स अभी फिलहाल यहाँ पर बरकरार हैं। लोग रिडेम्पशंस नहीं कर रहे हैं, वो भी एक यहाँ पर बड़ी चीज़ है। देखिए मनीषा, अब इंटरेस्टिंग चीजें होती जा रही है। जैसे हम देख रहे हैं कि हर लेवल टेक आउट हो जा रहा है, बट जैसे ये कहते हैं कि माउंटेनियरिंग में जैसे आप ऊंचाई चढ़ते जाते हैं वैसे वहां पे जो एयर है वो थिन होती जाती है, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे गोल्ड में हो रहा है। आप अगर देखें, जैसे आपने अभी कहा कि डेटा पॉइंट्स ऐसा नहीं दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव बाइंग आई है। आपके कॉमिक्स में पोजीशंस भी ऐसी कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। ग्लोबल ईटीएफ्स में सेल ऑफ हुआ है। तो ये मिस्ट्री बायर्स कौन है जो सोने को इतना बड़ा पुश दे रहे हैं? क्योंकि
सेंट्रल बैंक के अगर हम बाइंग देखें तो हम मंथ ऑन मंथ देखें तो वहां पे भी थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्शन जरूर आ रही है। तो मैं कहूंगा, मैं सुरेंद्र भाई से अग्री करता हूं कि शायद यहाँ से और थोड़ा मार्केट ऊपर जा सकता है, बट ये मैं लगातार लास्ट 10 दिन से कह रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब बहुत ज्यादा स्क्यूड हो रहा है डाउन साइड की तरफ, बिकॉज कहीं भी डेटा ये नहीं बता रहा है कि दिस इज सिग्निफिकेंट बाइंग लॉन्ग एडिशंस जो हो रहे, वैसा भी दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी, आपने मनीषा अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ऑल ओवर रैली दिखाई दे रही है, कॉपर में रैली आ रही है, जिंक में रैली आ रही है, इक्विटी में रैली है, जो कहीं ना कहीं अब मार्केट में बहुत सिग्निफिकेंट फ्रॉड बिल्टअप होते जा रहा है। तो यस, फंडामेंटल्स अभी भी पॉजिटिव, पर सारी चीजें ऑलरेडी प्राइस इन हो गई है। तो मैं कहूंगा यस, शायद यहाँ से $50-100 और शायद मार्केट जा सकता है, बट अब बहुत ही ज्यादा रिस्की होते जा रहा है एक फ्रेश पोजीशन मार्केट में बनाना। वेल एब्सोल्युटली, अगर सोने की चाल यहाँ पर देखें तो जनवरी में एक्चुअली नेगेटिव में यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी और वो चार्ट आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे। फरवरी की बात करें तो आधे % की भी बढ़त यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आई थी। मार्च में एक अच्छी खासी तेजी हमने सोने में जरूर आते हुए देखी और अप्रैल में अब शुरू के 4-5 दिनों में ही यहाँ पर जोरदार तेजी बनते हुए नजर आई है। तो सोने में काफी हद तक हमने वो ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ देखा है। आज जैसे आप देख सकते हैं 70,000 के ऊपर रहा है, टिका है, सस्टेन भी हो रहा है। ये एक चीज है जो बाजार को लग रहा था कि शायद हम होता हुआ ना देखें। रन अप यहां पर जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली आएगी, लेकिन वो कैचिंग टारगेट्स यहां पर लगातार ऊपर हैं। सुरेंद्र जी, जैसे चिराग भी अभी कह रहे थे कि सोने में बढ़त जरूर है, लेकिन अगर हम CFTC का डेटा यहां पर देखें तो वॉल्यूम्स उतनी ज्यादा नहीं है, ओपन इंटरेस्ट इतना बड़ा यहां पर नहीं है। इसका मतलब है ये जो नए हाइज हैं ये बहुत कम वॉल्यूम्स पे बन रहे हैं। आपकी एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये मिस्ट्री बायर कौन है। कहीं से आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन बाइंग कर रहा है। मैं अब भी मानता हूं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट ने भी कहा था थोड़े दिन पहले कि शायद क्रिप्टो करेंसी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। हो सकता है कि इक्विटी मार्केट में जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड एक बुल रन है उसका प्रॉफिट यहाँ पर गोल्ड में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होना चाहिए, क्योंकि इतना प्राइसिंग को आगे लेकर जाना और अचानक से गोल्ड को सेफ हेवन बताना, क्योंकि कोई नई बात नहीं हुई है। फेड 3 बार रेट कट करने वाला था, वो तो कब से पता ही था कि फेड 3 बार रेट कट करने वाला है। सुरेंद्र जी, लेकिन जस्ट इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, जस्ट कमिंग टू द पॉइंट, जैसे आपने कहा कि ये मिस्ट्री बायर यहाँ पर कौन है, क्योंकि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स कितना खरीद रहे हैं वो डेटा हमारे पास आ जाएगा, वो आता रहा भी है। CFTC डेटा हमें दिखाता है कि इतनी कोई बहुत बड़ी वॉल्यूम्स नहीं है, या तो कम वॉल्यूम्स में बहुत ज्यादा प्राइस मूव आता हुआ नजर आ रहा है, तो वो एक चीज है। और अगर ऐसा है तो भाव उसी हिसाब से गिरेंगे भी, लेकिन एज ऑफ नाउ सस्टेन होते हुए नजर आए हैं। चाइना खरीद रहा है, वो डेटा थोड़ा सा अनसर्टन रहता है कि कितना ऑफिशियली ले रहे हैं, कितना नॉट, आई मीन वो नंबर्स हमें हमेशा ना समझ में नहीं आते। तो बेस्ट बेट सब यहाँ पर कहाँ पर है सुरेंद्र जी? नहीं, आपकी बात बिल्कुल राइट है कि ये मिस्ट्री बायर कौन है किसी को पता नहीं, और उसके बावजूद गोल्ड की रैली जो चल रही है, तो हमें ये बिलीव करके चलना पड़ेगा कि इस रैली के पीछे कोई बहुत बड़ा फंड है, या बहुत बड़ी कोई सेंट्रल बैंक की बाइंग है, और शायद वो डेटा आए तब तक ये रैली बरकरार रहेगी। मुझे अभी भी लगता है कि ये जो 36 ट्रिलियन का जो डेट है यूएस का, और यूएस में जो सरकार इलेक्शन होंगे, चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं जो दूसरी कंट्री है वो अलर्ट होती जा रही है कि कहीं ये बबल बर्स्ट हुआ 36 ट्रिलियन का तो क्या होगा, और इसीलिए शायद गोल्ड का एक्यूमुलेशन इतना तेजी से। चिराग, कब तक हम ये डेटा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सभी की नजर इसी पर है कि मार्च में किस तरह के नंबर्स देखने को मिले तो शायद वहां से एक सेंस आए। देखिए, जैसे जो सेंट्रल बैंक, मनीषा, अगर हम देखते हैं तो ये आपने कहा कि चाइना का एक हमेशा डेटा पे एक सवाल रहता है, बट बाकी सब सेंट्रल बैंक बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं और एवरी मंथ वो रिलीज हो जाते हैं। मिस्ट्री बायर्स में जो एक सवाल काफी हद तक आते जा रहा है मार्केट में, एक जो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा जो अल्ट्रा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स है, जिनको ये यूएस, ये रशिया गोल्ड में आया है, हालांकि वो पैसा उतना भी नहीं है कि इस तरह की ये पुश दी। मेरे
चिराग, आपको हम सुन नहीं पाए, यहाँ पर फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पर इंटरेस्टिंग पॉइंट आप यहाँ पर बना रहे थे कि कहाँ पे नंबर्स हैं, क्या वॉच करना चाहिए, कहाँ पर एक एनालिसिस आए, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, इंपॉर्टेंट भी रहेगा, क्योंकि सोना वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल एसेट क्लासेस है। जितने डॉलर ट्रिलियंस में ये मार्केट रन करती है, अगर इसे इस तरह से अगर मूव किया जा सकता है तो फिर बाकी एसेट क्लासेस की तो क्या ही बात है चिराग। नहीं, बिल्कुल, अभी यही देखना है मनीषा जी, ये क्या है और कितना पैसा आया हुआ है, क्योंकि अगर हम फंड्स में देखें तो आई थिंक $1 to $2 बिलियन लास्ट एक वीक में आए हुए हैं, बट वो कमोडिटी फंड्स में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये पैसा सिर्फ गोल्ड में आया हुआ है। एक्चुअली इंटरेस्टिंग है कि फिजिकली मार्केट अब कैसे रिएक्ट करता है अगले एक महीने में। ये जो प्राइस रैली आई है इसके ऊपर आगे की चाल डिटरमाइन होगी, क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ आता है तो एक फ्रेश सप्लाई आ जाती है फिजिकल मार्केट्स में, और उसको इन प्राइसेस पे अब्सॉर्ब करने के लिए बहुत डिफिकल्टी होगी। तो मैं कहूंगा ये शायद एक ट्रिगर होगा गोल्ड के दाम को नीचे लेके आने के लिए। दिनेश जी, आपको यहाँ पर इंक्लूड करना चाहेंगे, ये तो बात हुई फंडामेंटल्स की, जो थोड़ा सा इस वक्त यहाँ पर दिमाग से परे हैं, चार्ट्स पे कितना ओवरबॉट हैं हम। मनीषा जी, मैं निरंतर आपके पास कहता जा रहा हूं कि जब भी मल्टी ईयर हाइज ब्रेक होते हैं तो विस्फोटक तेजी बनती है। एक्सपेक्टेड था, बट इतने फास्ट और इतना फ्यूरियस रैली आएगा ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था। अभी जो मुझे लगता है कि सारे जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि एक ओवर स्ट्रेच रैली है, मुझे भी लगता है कि ये जो करीब 5,000 रुपए की तेजी आई है कि इस बिट ऑफ ओवर स्ट्रेच, लेकिन बेचने की कोई ऐसी जल्दबाजी ना करे। मुझे लगता है 70,350 जो अगला वाला कॉन्ट्रैक्ट है हमारा जून का कॉन्ट्रैक्ट, 70,350 से 70,450 ये लेवल दिखा सकते हैं, क्योंकि 70,000 का जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वो उसका एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो एक बार ब्रेक करने निश्चित तौर से आएगा, और वहां से जो शॉर्ट कवरिंग होगी वो मुझे लगता है 300 से 400 रुपया ऊपर खींच कर ले जाएगी। वहां पर आप शॉर्ट सेलिंग का विचार कर सकते हो। हाल फिलहाल उससे पहले अगर 69,480, 490 अगर पहले आता है तो मुझे लगता है दोबारा एक बार खरीदारी का ही अवसर ढूंढना चाहिए। एक 700 से 800 रुपए की रैली वहां से भी ड्यू है। तो मतलब जो ओवरऑल रेंज है 69,480 और 73,350, ये दायरे में, ये रेंज में मुझे लगता है 2-3 दिन में मार्केट ट्रेड कर सकता है। हम सारे यहाँ पर सोच रहे हैं और खोज रहे हैं यहाँ पर रीजंस कि सोना क्यों चढ़ रहा है, लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि फंडामेंटली या टेक्निकली यहाँ पर कोई भी शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। अगर गिरता भी है, नीचे आता भी है, तो खरीदारी करके चलें। ऐसे व्यूज अभी भी यहाँ पर सोने में बनते हुए। सोना एक तरफ है, लेकिन चिराग, चांदी ऑल टाइम हाईज इंडियन मार्केट्स में। लास्ट टाइम जब चांदी इस तरह से पड़ी थी, जो ऑलमोस्ट डेकेड पहले की बात है, उस टाइम माना जा रहा था कि हाँ 70 आएगा, 80 आएगा, 90 आएगा, लाख की बातें तब हुई थी, और चांदी सीधा 30-40 तक दिखा दी थी आपको। अब जिस तरह की बढ़त है, ग्रेजुअल रही, स्लो रही, चांदी दोनों तरफ से सपोर्ट भी ले रही है। यहाँ पर क्या सेंस है, कहाँ से बाइंग है यहाँ पे? मनीषा, मैं ये एक्चुअली आपने देखा होगा मेटल्स फोकस के रिपोर्ट में हम काफी टाइम से कहते आ रहे हैं चांदी की तो अब रैली की शुरुआत हुई है। इनफैक्ट हमारा मानना है कि चांदी के $30 to $32 अगले 1 से 2 साल में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं कहूंगा चांदी एक्चुअली फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसकी रैली जैसे आपने कहा ग्रेजुअल रही है, $20-22 के बीच में बहुत देर तक कंसोलिडेट हुआ, फिर $24 आया, अब $26-27 है। तो चांदी में तो अब रैली की एक्चुअली शुरुआत हुई है। जो सारी चीजें हमने गोल्ड में देखी वो शायद अभी चांदी में हमने अगले 6 महीने में देखने को मिलेगी। सुरेंद्र जी, चांदी का क्या सीन है, आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरह की गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो रही है, जिस तरह के चार्ट्स हैं और जिस तरह की बाइंग रिकमेंडेशंस अब यहाँ पर आ रही हैं, भारतीय बाजारों में अगर हम 80,000 के आसपास ऑलरेडी यहाँ पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं, तो खरीदारी कैसी है? देखिए, चांदी में मुझे भी ऐसा ही लगता है क्योंकि बहुत अच्छा बेस बनाया चांदी ने। $24 और $25 के बीच में बहुत ही जबरदस्त बेस बनाया। जब गोल्ड की रैली चल रही थी तो चांदी ने कोई रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया। मुझे लगता है कि जो पहला रेजिस्टेंस लेवल चांदी का होगा वो $29 का होगा। यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो अराउंड 85,000 के आसपास होगा। और जो सेकेंड, यदि ये वो $29 तोड़ता है तो हम $32 तक देख सकते हैं चांदी को, विच विल बी अबाउट 93,000 के आसपास चांदी जा सकती है। भारतीय बाजारों में चांदी की डिमांड अब धीरे धीरे शुरू होने वाली है। चांदी में हमेशा ऐसा ही होता है कि जब वो रन की तरफ भागती है तब बाजार में अचानक से तेजी आती है और लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं। वैसे इट इज नाउ फॉलोइंग दी, चांदी इज फॉलोइंग दी एल्डर ब्रदर गोल्ड, और जिस तरह से गोल्ड में रैली आई है, चांदी में रैली आना बहुत ही स्वाभाविक।
ओके एंड दिनेश जी, ऑन चार्ट्स अब चांदी का क्या हाल है यहाँ पर, आपको क्या लगता है नियर टर्म और स्लाइटली लॉन्गर टर्म भी? $26 का जो मेजर रेजिस्टेंस था वो ब्रीच हुआ है, सस्टेन हुआ है मार्केट और 2 दिन ट्रेड भी कर रहा है। इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो एमसीएक्स में 78,400 का लेवल था, वो ब्रीच करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। आने वाला समय मुझे लगता है सिल्वर लेने वालों की निश्चित तौर पे चांदी होगी। ऊपर में ऊपर 84,000 88,000 के लेवल्स भी हम देखने मिल सकता है। नीचे में 78,200 78,500 के आसपास आते हो तो खरीदारी की चेष्टा करनी चाहिए। मुझे लगता है आने वाले समय 76,800 के लेवल्स अभी नहीं टूटने चाहिए। अपसाइड काफी खुला है और मार्केट जो है मोमेंटम काफी समय के बाद मिल गया है। टेक्निकली स्पीकिंग हम कहेंगे कि ट्रिपल टॉप या आई थिंक फोर्थ टॉप है जो ये ब्रीच करके सस्टेन कर रहा है। इसकी एक फ्यूरियस रैली बिल्कुल बाकी है। ऑल राइट, तो सोने में बढ़त जारी रह सकती है। ऑफ कोर्स कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिल पाएगा क्योंकि तेजी बहुत दमदार जोरदार रही है, लेकिन चांदी की अभी शुरुआत है और अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद यहाँ पर भी। एक फाइनल सवाल और सुरेंद्र जी आपसे है, किस तरह की रिडेम्पशंस यहाँ पर हमने मार्केट में आते हुए देखी हैं? जिस तरह से बाजार यहाँ पर मानता है, होल्ड कर रहे हैं लोग, बेचने नहीं आ रहे हैं, एक्सचेंज करने में भी, लेकिन सेलिंग नहीं हो रही। बाजार में डिमांड तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि लगभग रिटेल में 80% तक की डिमांड ड्रॉप हुई है गोल्ड के अंदर। और जो पुराना सोना आना चाहिए वो भी इतनी मात्रा में नहीं आ रहा है जितना कि मार्केट को एक्सपेक्टेड है। बहुत सारे ज्वेलर्स को भी बहुत वो रेजिस्टेंस है कि भाई हम ये पुराना सोना खरीद तो लेंगे लेकिन हम किसको बेचेंगे, क्योंकि ये फंडामेंटल सवाल आ रहा है। मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल पे कि गोल्ड फाइनेंशियलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है और फाइनेंशियलाइजेशन अगर किसी भी चीज का होगा तो उसमें रैली और तेजी से आएगी। लोग इसको पहनने की जगह, ज्वेलरी को पहनने की जगह अपने लॉकर में उसको स्टोर करना ज्यादा पसंद करेंगे। जैसा कि हम चाइना में देखते हैं, चाइना में कोई ज्वेलरी लगभग पहनते नहीं है लेकिन घर के अंदर 5-5 किलो के ड्रैगन बना के रखते हैं, तो सोने के ड्रैगन बना के रखते हैं। तो इसी प्रकार का कोई सीन भारत में भी मुझे लगता है कि आ रहा है और यदि ऐसा सीन आया तो हम यहाँ से बहुत बड़ी रैली सोने में देख सके। ओके, तो ये रैली बिल्कुल थमती हुई नजर नहीं आती। सोने चांदी दोनों में यहाँ पर अच्छी खासी तेजी की एक्सपेक्टेशन। चिराग, चांदी की खरीदारी अगर हम इन हायर लेवल्स पे देखते हैं तो किस तरह की अर्बन रूरल बाइंग की एक्सपेक्टेशंस आगे जाकर हैं? देखिए चांदी में अब एटलीस्ट हमारा मानना है कि इन्वेस्टमेंट बाइंग पिकअप होगी। शायद सिल्वरवेयर बाइंग में थोड़ी बहुत मैं देखूंगा कटौती आते हुए दिखेगी, क्योंकि वो ज्यादातर गिफ्टिंग के लिए होती है, तो वहां पे थोड़ा बहुत शायद आइदर वेट रिडक्शन होगा। बट इन्वेस्टमेंट बाइंग जो दोनों बार्स एंड कॉइन्स है वो इस साल बहुत अच्छी रही। इन्वेस्टमेंट बैंक की अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर। चांदी में तेजी बरकरार है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 500 रुपए की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार 80,000 से बहुत दूर नहीं है चांदी राइट नाउ। और जैसे कहा गया कि फाइनेंशियलाइजेशन की तरफ हम सोने और चांदी दोनों को जाता हुआ देख रहे हैं। जिस तरह से वॉल्टिलिटी आई है और जिस तरह से प्राइस मूव देखने को मिला है यहाँ पर, बेसिक ज्वेलरी बाइंग में यहाँ पर हल्का सा हम हिट आता हुआ शायद आगे जाकर देखेंगे। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, चिराग, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए और बहुत इत्मीनान से वो सारा समझाने के लिए भी। एक ब्रेक ले रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर बेस मेटल्स की, यहाँ पर क्या करना चाहिए ये बताने के लिए दिनेश सोमानी जी हमारे साथ हैं। आपका आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और लेकर आएंगे मेटल्स आपकी स्क्रीन पर। और आप देख सकते हैं नित्य नए हाईज यहाँ पर भी बनते हुए नजर आए हैं। कॉपर में करीब करीब अब यहाँ पर परसेंटेज पॉइंट की तेजी है और वही हाल यहाँ पर जिंक और एल्यूमिनियम का भी। कॉपर और एल्यूमिनियम 13 महीने के हाईज पर है और जिंक में करीबन 3 महीने के हाईज पर कारोबार। दिनेश जी, तेजी यहाँ पर चौतरफा है और जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि ठीक है फंडामेंटल्स यहाँ पर स्ट्रांग हैं, काफी कुछ फैक्टर इन भी शायद हो चुका है। क्या अब ये फ्रॉथ है और कैसे करें इसमें कारोबार? मनीषा जी, पहले भी हमारी बात हुई थी कि मार्च एंड के बाद में ऐसा लग रहा था कि बाकी जो इकोनॉमीज है वहां पर थोड़ा बहुत रिवाइवल आएगा, वहां पर आउटपुट और इंडस्ट्री का जो डेटा है वो अच्छा निकल कर आएगा और इत्तेफाक से सब ऐसा ही हुआ है। उसी के चलते कॉपर में ब्रॉड बेस्ड बाइंग आई है। 777 795 ये एक्सपेक्टेड था और ये हुआ भी। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीदर आना चाहिए। जिंक पे जो नीचे 217 रुपए था वो 226 रुपए हुआ। एल्यूमिनियम जो 210-11 रुपए था वो 220 रुपए हुआ। मुझे लगता है कि ये जो ब्रॉड बेस रैली आई है कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉज लेनी चाहिए। थोड़ा डाउन साइड अगर आता है तो खरीदारी अभी खत्म नहीं हुई है, मोमेंटम बरकरार है। मुझे लगता है 792 के आसपास कॉपर फिर एक बाइंग का लेवल बनेगा, 224 के आसपास का जिंक का बाइंग लेवल बनेगा और 217 के आसपास का एल्यूमिनियम का लेवल दोबारा बाइंग बनेगा। एक दोबारा फॉलो थ्रू रैली इसमें अभी भी बाकी है। मुझे लगता है बायर्स के लिए अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनकर और आएगी। ओके,
और जहां तक एनर्जी मार्केट्स का हाल है, अब यहाँ पर क्या करने की राय है? ऑलमोस्ट 90 के आसपास कारोबार और इस क्वार्टर में तो सभी की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। वॉल स्ट्रीट बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस का मानना है कि डेफिसिट ऑलरेडी हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बनता हुआ देखेंगे इस क्वार्टर में, और उसका और फायदा यहाँ पर कच्चे तेल के प्राइसेस को मिलेगा। जी बिल्कुल, निचले स्तर से अगर हम देखते हैं तो काफी ज्यादा तेजी आ चुकी है। क्रूड के अब तक के जो 6500-6600 के रेट थे वो ये 7200 के आसपास के रेट से, मुझे लगता है अभी इन लेवल पर बाइंग से थोड़ा सा दूरी बनाए के रखना चाहिए। 7210 7220 का क्रूड चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। यहाँ से कम 100-150 रुपए की अगर मंदी आती है तो खरीदारी का अवसर ढूंढे, लेकिन इन लेवल पर बाइंग नहीं करना चाहिए। हाँ, नेशनल गैस एक ऐसा लेवल है जो एक रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर चल रहा है। 150 टू 153 का नेशनल गैस बाइंग करके चलना चाहिए। 165 का लेवल हमें दोबारा देखने मिल सकता है। 147.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई नॉन एग्री स्पेस की। एक नजर यहाँ पर एग्रीकल्चर पे भी डालनी चाहिए। क्या ये जो स्मार्ट मनी है, हॉट मनी है, क्या ये हमने एग्री में भी आते हुए देखी है? क्योंकि कल का दिन तो यहाँ पर बेहतर था, आज निचले स्तरों पर कहीं कहीं खरीदारी बरकरार है। ये बिल्कुल, पहले रैली इक्विटी में आई है, 1 साल तक से रैली कंटिन्यू चल रही है, फिर बुलियंस में आई है, बेस मेटल्स में आई है, करेंसी में भी कुछ हद तक के हमने रैली देखी, तो फिर एग्री पीछे क्यों रहे? और सारा के सारा जो वैल्यूज ऐसी लग रही थी जैसे कि एक महासेल लगा हुआ है एनसीडीएक्स की कमोडिटीज में। तो जो 23,000 का जीरा था अंडर वैल्यूड ही था, जो 7600 का धनिया था अंडर वैल्यूड ही था, जो 16,000 की जो हल्दी थी थोड़ी सी अंडर वैल्यूड ही थी। मुझे लगता है सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड कोई चीज थी वो थी ग्वार सीड। 5100 रुपए की ग्वार सीड वॉज एक्चुअली अ वैल्यू बाइंग लेवल। वहां से जो हमने मोमेंटम आता हुआ देखा, मुझे लगता है ये मोमेंटम और कुछ समय के लिए बरकरार रह सकता है। अभी अगर हाल फिलहाल कोई टॉपिक अगर निकल कर आती है एनसीडीएक्स में, तो मुझे लगता है कि अप्रैल का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 5350 के आसपास बाय करना चाहिए। 5550 के लेवल्स हमें अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में देखने मिल सकते हैं। वही गम की बात अगर मैं कहूँ तो अप्रैल गम जो है कम से कम 11,100 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 10,450 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। जी हाँ, अच्छी खासी बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार है। जो लेवल्स आपने मेंशन किए उसके बाद गुआर में यहाँ पर खरीदारी लौटते हुए नजर आई है, और आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि एक के बाद एक एसेट क्लास बढ़ते हुए नजर आए हैं, और सभी बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो कहाँ पहले एक आए ब्लिंक ऑफ द आई देखने को मिलेगा, कहाँ पहले मुनाफा वसूली आती है, वो ऑफकोर्स बाजार उसके ऊपर नजर रखेगा। दिनेश जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ फिलहाल कमोडिटीज की कवरेज की तरफ से इतना। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स का हाल।